जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार डिफेंस वॉरियर एकेडमी में। दोस्तों जी हां, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आर्मी, सीआरपीएफ, ट्रेडमैन या फिर जो भी हमारे बच्चे बीएसएफ आईटी ट्रेडमैन के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक विशेष टेस्ट श्रृंखला आज हम लेके आए हुए हैं। तो दोस्तों आपको देखना है, वीडियो में बने रहना है। आज का मोटिवेशनल वाक्य देखते हैं दोस्तों क्या है। तो उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने ये बहुत ही सुंदर ही पंक्ति कही है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति आपको ना हो जाए। तो दोस्तों आपको लगातार मेहनत करते रहना है। इस बार जो भी सीआरपीएफ ट्रेडमैन की वैकेंसी है उसमें अपने लिए कम से कम एक सीट कंफर्म करना है। तो दोस्तों लगातार दिन रात आपको मेहनत करते रहना है। हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की एक फिर से श्रृंखला लेके आए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर या पिछले सीआरपीएफ एग्जाम में एसएससी जीडी में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं से कुछ प्रश्नों को हमने आज के टेस्ट में शामिल किया है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए टेस्ट को हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आपका। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। दोस्तों आपका प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों देखते हैं सितंबर 1942 में, अक्टूबर 1942 में, अगस्त 1942 में या जुलाई 1942 में। दोस्तों आप फटाफट कमेंट करिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। क्योंकि दोस्तों टेस्ट हम लोग कर रहे हैं तो समय दोस्तों हम लोग ज्यादा नहीं लेंगे, इसलिए आपको जल्दी जल्दी से जवाब देना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो अगस्त 1942 हो जाएगा। दोस्तों आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, अगस्त 1942 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन को किसने जारी किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने किसने किसने चालू किया था। तो दोस्तों महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी अगस्त 1942 में। इसमें महात्मा गांधी जी ने एक बहुत ही चर्चित, बहुत ही प्रसिद्ध नारा दिया था। क्या नारा दिया था दोस्तों मेरे शेरों, करो या मरो, करो या मरो। दोस्तों महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन के दौरान कौन सा नारा दिया था, करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। किसने, अगस्त में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है, ठीक है। आपको जवाब देना है, न्यूयॉर्क में है दोस्तों, रोम में है, जेनेवा में है या फिर वियना में है। आप जल्दी जल्दी दोस्तों आपको जवाब करना है, इसका सही जवाब बताना है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लेना है, वो होगा आपका न्यूयॉर्क में। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर हुआ था, कहां पर है, तो न्यूयॉर्क में। अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों ये छाप देना 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है दोस्तों। क्या छाप देना, 24 अक्टूबर 1945 छाप देना, आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। क्यों हुई थी, तो दोस्तों संपूर्ण विश्व पे लगातार युद्ध का जो खतरा मंडरा रहा था, जिससे एक नुकसान या त्राहिमाम होता था, उसी को रोकने के लिए एक मीटिंग या गठित की गई थी, जिसमें बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया था कि सभी विश्व के देशों को एकत्रित करके एक यूनियन, एक का एक गठन किया जाए, जिससे आने वाले समय में ऐसे युद्धों को या वर्ल्ड वार को रोका जा सके। इसीलिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय कहां बनाया गया, तो दोस्तों इसका मुख्यालय बनाया गया न्यूयॉर्क शहर को, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा, अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। जेनेवा में दोस्तों किस चीज का मुख्यालय है, तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर है। स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है दोस्तों कहां पर, तो जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है, ठीक है।
वियना में दोस्तों किस चीज का मुख्यालय है? तो परमाणु ऊर्जा का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? परमाणु ऊर्जा का मुख्यालय आपका वियना में है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है वीडियो तो एक बार फिर से लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए, और जो भी नए बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? भारत में जो सुप्रीम कोर्ट का या जो उच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, बिल्कुल भी गलत नहीं करता है, गलत है भी तो हम अभी आपको सही कराएंगे और सही बताएंगे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री करते हैं, लोकसभा का स्पीकर करता है, राष्ट्रपति करता है, या राज्यों के मुख्यमंत्री करते हैं? दोस्तों फटाफट आप जवाब दीजिए इस चीज का, कौन करता है तो बताना है आपको। ठीक है, ठीक है, सही जवाब है। ठीक है, हम बताते हैं दोस्तों, जो संयुक्त सुप्रीम कोर्ट या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है दोस्तों, कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। जैसे आपका चुनाव निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग है ना, निर्वाचन आयोग है ना, या फिर सीएजी, कैग, जितने भी उच्च संस्थान हैं उनका जो प्रमुख होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राज्यों के मुख्यमंत्री को कौन शपथ दिलाता है दोस्तों? तो राज्यपाल दोस्तों राज्यों के मुख्यमंत्री को कौन शपथ दिलाता है या कौन नियुक्त करता है? तो राज्यों के राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये पूछा गया है। दोस्तों ये आपको पता होगा कि सुंदरवन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, भारत का कह सकते हो या दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका लगातार पूछना प्रश्न आता रहता है, पूछा जाता है कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों सुंदरवन डेल्टा है। ठीक है दोस्तों, कौन सा सुंदरवन डेल्टा कहां पर है? राजस्थान में है, वेस्ट बंगाल में है, गुजरात में है, या इनमें से कोई नहीं? आपको जवाब करना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो वेस्ट बंगाल हो जाएगा। वेस्ट बंगाल में कौन सा सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो वेस्ट बंगाल में है, और वो कहां पर? सुंदरवन डेल्टा पर है। ठीक है दोस्तों, कहां पर है? सुंदरवन डेल्टा पर है। तो अगर कभी कभी आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि सुंदरवन डेल्टा कौन कौन सी नदियों के से बना हुआ है, तो दोस्तों आप छाप देना गंगा और प्लस ब्रह्मपुत्र। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने से जो डेल्टा बना हुआ है वो सुंदरवन डेल्टा है। ठीक है, और यहां पर जो भारत का बब्बर शेर जिसको कहते हैं वो कहां पाया जाता है? तो वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। ठीक है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? मुंबई कहा जाता है, कोलकाता को कहा जाता है, चेन्नई को कहा जाता है, या फिर जयपुर को कहा जाता है? बहुत ही सरल प्रश्न है, आपकी परीक्षा में आया हुआ है इसलिए आज शामिल कर लिया गया है। तो दोस्तों आपको इसका करना है, बहुत सारे बच्चों को पता है और बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा गुलाबी नगरी किसको कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। जयपुर को पिंक सिटी या गुलाबी नगरी के नाम से कहते जानते हैं। ठीक है, मुंबई को क्या जानते हैं? 7 टापुओं का नगर। 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? तो दोस्तों मुंबई को कहते हैं 7 टापुओं का नगर। ठीक है, तो गुलाबी नगरी को किसको जानते हैं? तो जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम क्या है? आपको फटाफट जवाब देना है। इनसैट नाम है, नासा नाम है, आईआरएस नाम है, या मैनसेट नाम है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब होगा। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम नासा है। दोस्तों अमेरिका या दुनिया की जो सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है वो नासा ही है। भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है दोस्तों,
उसका नाम दोस्तों क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों इसरो। क्या नाम है दोस्तों? इसरो नाम है। और इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो के सिवान है दोस्तों। ठीक है, आपको यह भी याद रखना है। के सिवान कौन है? इसरो के अध्यक्ष हैं। ठीक है, लगातार वीडियो में बने रहें दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगला देखते हैं। बाणसागर बांध किस नदी पर स्थित है? बाणसागर बांध किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर, सोन नदी पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? बाणसागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। गंगा, नर्मदा, सोन, या इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों इसका सही जवाब होगा बाणसागर बांध सोन नदी पर स्थित है। और दोस्तों सोन नदी गंगा की एक सहायक नदी है, और बाणसागर बांध किस नदी पर है? सोन नदी पर है। गंगा नदी पर भागीरथी, गंगा या भागीरथी पर कौन सा बांध है? तो टिहरी बांध है दोस्तों। ठीक है, नर्मदा नदी पर कौन सा प्रमुख बांध है? तो सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वेदों की संख्या क्या है? वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन देख लेते हैं। 2, 3, 4 या फिर 5? ठीक है, बताइए दोस्तों फटाफट। दोस्तों इस बार वर्दी आपको 100% लेना ही लेना है, इसलिए लगातार मेहनत के साथ लगे रहिए। आपको वर्दी लेने से कोई नहीं रोक सकता, आपका परिश्रम ही आपको वर्दी दिलाएगा दोस्तों। विवेकानंद स्वामी ने यही कहा है, उठो जागो रुको मत, तब तक ना रुको जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो इसी क्रम में दोस्तों हम लोगों को लगातार मेहनत करना है। 100% सफलता आपको आपके कदमों में होगी। दुनिया वालों को तभी बताना है, शांति से तैयारी करना है। आपकी कामयाबी, आपकी सफलता ऑटोमेटिक शोर मचा देगी। ठीक है दोस्तों, आपका पड़ोसी भी आपको अच्छे से इज्जत करने लगेगा, जो आज देख के आपको मुंह टेढ़ा करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वेदों की संख्या आपकी 4 है। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या दोस्तों 4 है। कौन सा है? पहला वेद है ऋग्वेद। दूसरा वेद कौन सा है? तो दोस्तों यजुर्वेद। तीसरा कौन सा है? तो दोस्तों सामवेद। और चौथा वेद कौन सा है दोस्तों? तो अथर्ववेद। अथर्ववेद। वेद कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, तो वेदों की संख्या 4 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीलंका की राजधानी कहां पर है? श्रीलंका की राजधानी कहां पर है? ऑप्शन देख लेते हैं। समय ज्यादा नहीं लेंगे आपका दोस्तों, क्योंकि जल्दी जल्दी से प्रश्न करना है, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना हो, इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे। जयवर्धनेपुर, कोटी, जाफना, ढाका या फिर काठमांडू? तो दोस्तों काठमांडू कहां की राजधानी है? नेपाल की। ढाका कहां की है? तो दोस्तों बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी कहां क्या है? तो ढाका है। काठमांडू किसकी राजधानी है? तो दोस्तों नेपाल की है। ठीक है, जाफना एक श्रीलंका का शहर है, या एक है ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयवर्धनेपुर कोट्टी इसका सही जवाब होगा। श्रीलंका की राजधानी क्या है दोस्तों? तो जयवर्धनेपुर कोट्टी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? आपको सही जवाब देना है। तांबा से नहीं परिचित थे, चांदी, सोना या फिर लोहा? फटाफट जवाब करना है। सोना, चांदी, तांबा या फिर लोहा? मित्रों
जवानों इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्खनन हुआ है दोस्तों, उसमें कहीं पर भी लोहे के साक्ष्य, लौह अयस्क के साक्ष्य नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यता भी कहते हैं, ताम्र युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो तांबा तो मिला ही था, सोना चांदी के आभूषणों की प्राप्ति हुई है इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता से। लोहे का दोस्तों कहीं पर भी पुरातात्विक साक्ष्य जो अभी तक उत्खनन हुआ है, लोहे के कहीं से साक्ष्य नहीं मिले हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। टीपू सुल्तान कहां का शासक था? ठीक है दोस्तों, प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टीपू सुल्तान का कहां का शासक था? ऑप्शन देख लेते हैं, हैदराबाद का, अहमदनगर का, मैसूर का या फिर बीजापुर का। टीपू सुल्तान कहां का शासक था? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। कहां का शासक था? टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। दोस्तों मैसूर का आधुनिक नाम आपसे कभी कभी पूछ लेता है, तो मैसूर का आधुनिक नाम क्या है दोस्तों? तो मैसूर का आधुनिक नाम कर्नाटक है। क्या है? मैसूर, सॉरी, मैसूर का आधुनिक नाम क्या है? तो कर्नाटक है। कभी कभी ये पूछ लेता है टीपू सुल्तान के पिताजी का क्या नाम था? तो टीपू सुल्तान के फादर का नाम दोस्तों क्या था? हैदर अली। क्या नाम था? हैदर अली। हैदर अली किसके पिताजी का नाम था? तो टीपू सुल्तान के पिताजी का नाम था। मैसूर की राजधानी कभी कभी पूछ लेता है, तो दोस्तों आपको लगाना है श्री रंग पटनम। दोस्तों मैसूर की राजधानी क्या है? तो दोस्तों मैसूर की जो राजधानी है वो श्रीरंगपट्टनम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, आर्मी के पेपर में पूछा गया है, पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? ओल्गा नदी के किनारे, डेन्यूब नदी, नील नदी या फिर सीन नदी के किनारे? फटाफट जवाब करिए दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही हो तो, ना अच्छी लग रही हो तभी कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, आपका कमेंट आना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, जैसा आपको लग रहा हो उचित जवाब दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो वोल्गा नदी पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों पेरिस ऑप्शन नंबर डी, सीन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। सीन नदी पेरिस में बहती है, पेरिस शहर सीन नदी के। और पेरिस किस किस देश में है? तो फ्रांस की राजधानी है दोस्तों। फ्रांस में कौन सी राजधानी है? तो फ्रांस की राजधानी दोस्तों पेरिस है। फ्रांस की राजधानी है दोस्तों पेरिस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सरिस्का अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? सरिस्का अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? आपको जवाब करना है दोस्तों। असम में, केरल में, तमिलनाडु में या फिर राजस्थान में? दोस्तों जवानों सरिस्का अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? आपको फटाफट जवाब करना है। आसाम में, केरल में, तमिलनाडु में, राजस्थान में? चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सरिस्का अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी, सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। असम में कौन कौन सा है? तो कंचनजंगा, सॉरी, असम में कौन सा है दोस्तों? तो काजीरंगा। काजीरंगा कौन सा, कहां पर है? काजीरंगा असम में है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाले
गैंडे के लिए, गैंडा हाथी, एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? काजीरंगा। कहां पर है? असम में है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति बनने के लिए भारत में कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? दोस्तों ये आपका प्रश्न है। सही जवाब आपको करना है 18 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए या फिर 40 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों जल्दी जल्दी जवाब करिए। तो दोस्तों भारत में उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो दोस्तों 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य होने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो दोस्तों 30 उम्र होनी चाहिए। ठीक है, और मतदाता बनने के लिए 18 वर्ष होनी चाहिए। मतदाता बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 18 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि दोस्तों ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे क्योंकि जल्दी जल्दी ही करना है लगातार। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः सवितृणं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, जो आपका गायत्री मंत्र है, इसके रचनाकार दोस्तों कौन है? वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, इंद्र हैं या फिर परीक्षित हैं? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा। दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी बी। इसका सही जवाब होगा विश्वामित्र हैं, किसके? गायत्री मंत्र के रचयिता। और गायत्री मंत्र कौन से ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो दोस्तों तीसरे मंडल में। तीसरे मंडल में कौन सा गायत्री मंत्र है? किसको समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, दो प्रश्न आते हैं, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, सही जवाब देना है। जयपुर में स्थित है, मुंबई में स्थित है, आगरा में या फिर दिल्ली में? इंडिया गेट कहां पर स्थित है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली हो जाएगा। इंडिया गेट कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? तो दोस्तों वो मुंबई में स्थित है। कहां पर? मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? तो मुंबई में स्थित है। और इंडिया गेट कहां पर है? तो दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। कथकली नृत्य भारत के किस राज्य से जुड़ा है? कथकली और कथक में कंफ्यूज नहीं होना है। कथकली लोक नृत्य भारत के किस राज्य से जुड़ा है? ऑप्शन देख लेते हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर आंध्र प्रदेश? किस राज्य का प्रमुख नृत्य है कथकली? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कथकली लोक नृत्य केरल का प्रमुख नृत्य है या राज्य नृत्य है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। कर्नाटक का कौन सा है दोस्तों? तो यक्षगान। यक्षगान कहाँ का है दोस्तों? तो कर्नाटक का है। तमिलनाडु का क्या है लोक नृत्य है? तो दोस्तों भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का प्रमुख नृत्य है? तो दोस्तों तमिलनाडु का। तो ये दोस्तों आपको याद कर लेना है कि पूछे जाते हैं लगातार, आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। किसी ना किसी स्टेट का लोक नृत्य आपसे पूछ लिया जाता है। उत्तर प्रदेश का दोस्तों कौन सा है? तो दोस्तों कथक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो कथक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आ गया कथकली लोक नृत्य, फिर से वही प्रश्न है, चलिए रिपीट है। किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? जवाब करिए दोस्तों।
आर्मी के हो, चाहे सीआरपीएफ से हो, चाहे एओसी ट्रेडमैन हो दोस्तों, बीएसएफ, आईटीबीपी, किसी भी प्रश्न, किसी भी परीक्षा की अगर आपके तैयारी कर रहे हो तो ये जो भी प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगातार पूछे गए हैं, इसीलिए इस प्रश्न इसमें शामिल किया गया है। तो आपको एक भी प्रश्न स्किप नहीं करना है, वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बने रहना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी प्रश्न है वो आपकी परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है, लगातार पूछा जाता है। कोचीन को कहा जाता है, बेंगलोर को, मुंबई को, या फिर पुणे को। समय नहीं लेना है, तो इसका सही जवाब होगा कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। आपका ए सही जवाब हो जाएगा। कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। बेंगलोर को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों बेंगलोर को सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली। और मुंबई को 7 टापुओं का नगर, मुंबई को क्या कहते हैं, 7 टापुओं का नगर। बेंगलोर को सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, शेर है, बाघ है, चीता है, फिर या फिर ऊंट है। शेर है, बाघ है, चीता है, या ऊंट है दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों आपको जवाब देना है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। कौन सा है, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। शेर ना लगा देना, याद रखना दोस्तों, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, यह आपका प्रश्न है। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बताइए। सुपीरियर झील, सांभर झील, बैकाल झील, या फिर कैरेबियन झील। संसार की सबसे बड़ी मीठे पानी की कौन सी झील है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संसार की सबसे बड़ी झील मीठे पानी की वो सुपीरियर है। भारत की दोस्तों कौन सी है, तो बुलर झील दोस्तों। बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। और भारत की सबसे ज्यादा नमकीन, सबसे बड़ी नहीं कह रहा हूं दोस्तों, सबसे नमकीन, सबसे नमकीन झील कौन सी है, सांभर झील है दोस्तों। और वैकाल झील दुनिया की सबसे बड़ी गहरी झील है। सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपका प्रश्न है, सबसे लंबी नदी कौन सी है। अमेजन है, वोल्गा है, नील नदी है, या फिर सीन नदी है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, लगातार प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी, आपका सही जवाब होगा। नील नदी दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। लंबाई के हिसाब से अगर आपसे दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाए क्षेत्रफल या चौड़ाई के हिसाब से कौन सी है, तो दोस्तों अमेजन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चौड़ाई या क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सी हो जाएगी, तो अमेजन आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सबसे लंबी नदी नील नदी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन का नाम क्या है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है, आपको जवाब करना है। राकेश शर्मा, शेरपा तेंजिंग, यूरी गागरिन, या फिर रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी जी के दामाद। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा मित्रों, वो हो जाएगा भारत के प्रथम नागरिक हैं जो अंतरिक्ष में गए थे, वो कौन है,
तो राकेश शर्मा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और पहली बार कौन गए थे विश्व में, तो यूरी गागरिन हो जाएगा। और शेरपा तेंजिंग कौन थे दोस्तों, भारत के पहले हिमालय को फतेह करने या एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, अगला प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ संकलित है, या हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है। चित्रा से लिया गया है, गोदान से लिया गया है, डाकघर से, या फिर आनंद मठ से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अब ये ना समझना कि सरल प्रश्न हमने रखे हैं दोस्तों, जो आपकी परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं, जो मोस्ट डिमांडेबल प्रश्न है, हमने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है। ठीक है, तो ये मत सोचना, स्किप मत करना, आपको याद करना ही है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी, आनंद मठ से लिया गया है दोस्तों। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है दोस्तों। सत्यमेव जयते दोस्तों कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों आपको बताना है ये कहां से लिया गया है। तो दोस्तों ये मुंडको उपनिषद से लिया गया। कहां से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से। कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कौन सा वाक्य, सत्यमेव जयते। और हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से लिया गया है, तो दोस्तों आनंद मठ से लिया गया है। हमारा गीत राष्ट्रगान कहां से लिया गया है, तो गीतांजलि से लिया गया है। ठीक है, कहां से लिया गया है, गीतांजलि से लिया गया। इसके रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। आनंद मठ के रचयिता कौन है दोस्तों, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके आनंद मठ के रचयिता कौन है, आनंद मठ किसने लिखी है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है, सियाचिन है, चुशुल है, कोहिमा है, या फिर पामीर है। कौन सा है आपको बताना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का युद्ध स्थल भारत में स्थित जम्मू कश्मीर में सियाचिन युद्ध स्थल दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित है, सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। ठीक है, और पामीर किसे कहते हैं, तिब्बत के पठार को पामीर का पठार भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना, दुनिया का सबसे, संसार की छत किसको कहते हैं, संसार की छत कहते हैं इसको दोस्तों। क्या कहते हैं, संसार की छत। संसार की छत किसे कहते हैं, तो तिब्बत के पठार को कहते हैं, या पामीर के पठार को कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, या फिर उत्तराखंड में। समय आपको ज्यादा नहीं लेना है, बताइए, फटाफट जवाब करना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, तो मित्रों इसका सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में। कहां पर है, उत्तराखंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहली बार इसका स्थापना हुई थी। आपको कभी कभी ये पूछ लेता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, तो 1936 या 1936 में। कहां पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यह भी पूछा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो दोस्तों आप सही जवाब छाप देंगे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है, या केंद्रीय आलू अनुसंधान स्थित है, लखनऊ में स्थित है, कानपुर में है, शिमला में है, या फिर कटक में। जवाब करिए। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला में स्थित है दोस्तों। कटक में क्या है, तो कटक में चावल अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, चावल
चावल अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहां पर स्थित है? तो कटक में स्थित है। ठीक है। लखनऊ में क्या है? तो विश्व अनुसंधान संस्थान। कहां पर है? तो दोस्तों लखनऊ में है। कानपुर में क्या है? तो दलहन अनुसंधान, दलहन अनुसंधान, दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो कानपुर में है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं फिर। कैबिनेट मिशन कब का आगमन कब हुआ? कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? 1928 में, 1930 में, 1942 में, 1946 में? जवानों फटाफट जवाब दो। मेरे शेरों, मेरे भावी फौजियों जवाब दो। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? तो जवानों कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में हुआ। कब हुआ? 1946 में कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? अष्टाध्यायी एक पुस्तक है जो व्याकरण पर आधारित है, उसके रचनाकार कौन हैं? देख लेते हैं। गौतम ऋषि, कपिल मुनि, पतंजलि या फिर पाणिनि? ठीक है दोस्तों, जवाब दीजिए फटाफट। बताइए दोस्तों। तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, वो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। पाणिनि। किसके? अष्टाध्यायी जो व्याकरण की पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? पाणिनि है ठोको। ठीक है दोस्तों, पाणिनि किसके रचयिता हैं? तो इस, और गौतम किसके हैं? तो सांख्य दर्शन दोस्तों। कपिल क्या है? न्याय दर्शन के। पतंजलि के योग के। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? अंडमान, लक्षद्वीप, मांजुली या फिर उमानंदा? आपका लगातार पूछा जाने वाला सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे छोटा नदी द्वीप, कई बार दोस्तों आपसे पूछा गया है। आज का आखिरी प्रश्न दोस्तों, सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा साहर उमानंदा नदी द्वीप सबसे छोटा नदी द्वीप है। तो जवाब हो जाएगा उमानंदा। और सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों मांजुली है, सबसे बड़ा मांजुली है। ठीक है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा है दोस्तों। ये दोनों दोस्तों किस नदी पर स्थित हैं? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित हैं। कौन सी नदी पर हैं दोनों नदी द्वीप? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर दोनों स्थित हैं। सबसे बड़ा दुनिया का और दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप, बड़ा कौन सा है? मांजुली है। सबसे छोटा कौन सा है? उमानंदा। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो आपकी परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। आपकी जो, इसलिए आपको वीडियो को पूरा करना था। अभी तक दोस्तों आप नए जुड़े हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं लास्ट तक तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में कुछ बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ, प्रश्नों के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।